नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पे नेपाल में पिछले दिनों हुई घटनाओं पे चर्चा करने के लिए आए हैं। 20 दिसंबर 2020 में नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वहाँ की जो लोकसभा है, मतलब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, नेपाली संसद का जो लोअर हाउस है, उसको उन्होंने भंग करने की सिफारिश की। और उतनी ही तत्परता से जो नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। परंतु एक याचिका जाती है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में, वहां के उच्चतम न्यायालय में, और ठीक 2 महीने बाद 23 फरवरी 2021 में उच्चतम न्यायालय जो नेपाल की संसद या सरकार की जो सिफारिश थी, उसका जो निर्णय था, उसको अलोकतांत्रिक तथा असंवैधानिक घोषित करते हुए संसद को बहाल कर देती है। तो देखिए, ये सब जो घटनाएं हुई, इसके पीछे का जो कारण था, उसको जानने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा उसके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हम लोग वापस चलते हैं सन 1996 के आसपास, जब वहां की तत्कालीन जो राजशाही थी, उसके खिलाफ एक गृह युद्ध शुरू होता है। उसके खिलाफ प्रचंड जो पुष्प कमल दहल हैं, जो उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट के लीडर थे, वो एक गृह युद्ध या सिविल वॉर शुरू करते हैं राजशाही और उसकी सेना के खिलाफ। और उनकी जो वहाँ पे डिमांड होती है, जो मांग होती है, वो होती है गणतंत्र की स्थापना। लगभग 1996 से 2006 तक लगभग 10 साल ये गृह युद्ध चलता है। इसी बीच में एक और घटना होती है, जब 2001 में वहाँ के, आप काफ़ी हद तक आप मान के चले, काफ़ी लोकप्रिय जो राजा होते हैं किंग वीरेंद्र, उनकी हत्या हो जाती है, उनके पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। इवन जो उनका बेटा प्रिंस, क्राउन प्रिंस होता है, वो भी वहाँ उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद उनके छोटे भाई किंग ज्ञानेंद्र वहाँ पे एक राजा बनते हैं, ज्ञानेंद्र हैं, तो वो उतने लोकप्रिय नहीं होते हैं। तो 2001 के बाद से गृह युद्ध में जो चीज़ें हैं वो बदलती आती हैं। धीरे धीरे जनता का सपोर्ट भी जो कम्युनिस्ट जो होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, उनके साथ होने लगता है। 2006 में राजशाही जो राजा होते हैं और जो गोरिल्ला के लीडर्स होते हैं, जिसमें प्रचंड प्रमुखता होते हैं, उनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। 2006 में नेपाल हिंदू राष्ट्र से बदल के वो एक सेकुलर स्टेट या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन जाता है। उससे पहले आप ये याद रखिएगा, वो विश्व का एकमात्र राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र था। अब इस वक्त विश्व में कोई भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो 2006 में वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन जाता है। संविधान सभा का वहाँ पे चुनाव होता है। 2008 में संविधान सभा जो होती है वो उसे गणतंत्र घोषित कर देती है और 240 वर्ष पुरानी जो राजशाही है उसका वहाँ पे अंत हो जाता है। जो राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पे वो लोग स्वीकार करते हैं, वो बिल्कुल वही होती है जो भारत में है। मतलब राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्राध्यक्ष कहलाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री होगा जो सरकार का अध्यक्ष या सरकार का प्रमुख कहलाएगा। सारी जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। लेकिन जब वहां पे देखिए, अब होता क्या है कि जो सबसे पहले जो प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं वो प्रचंड खुद बनते हैं। पुष्प कमल दहल ही वहां के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी पार्टी को बहुमत तो नहीं मिलता है, लेकिन वो बाकी पार्टियों के साथ मिलकर बहुमत एक सरकार बना लेते हैं। 1 साल तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। धीरे धीरे वहां पे बहुत सारे प्रधानमंत्री आते हैं, जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी वहां पे राजनीतिक जो समीकरण है बनते बिगड़ते रहते हैं। उस समय एक चीज और आप समझें कि जो आज के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, ये भी एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के होते हैं या हैं। और लेकिन जब ये गोरिल्ला वॉर चल रहा था, जब ये गृह युद्ध चल रहा था, तब उनका जो स्टैंड था वो प्रचंड के काफी विपरीत था। मतलब वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के भी विरुद्ध थे और गणतंत्र के भी उतने ज़्यादा बहुत बड़े पक्षधर नहीं थे। रादर वो उनका तो एक वो विचार ये था कि गृह युद्ध बंद करना चाहिए, हम लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। ये दोनों दो विपक्षी तरीके से होते, दोनों ही कम्युनिस्ट हैं, लेकिन दोनों का विचार या उनका जो तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है। 2017 के आसपास आके दोनों अपनी पार्टी को मिला लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट, जिसको लीड कर रहे होते हैं प्रचंड, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसको लीड कर रहे होते हैं केपी शर्मा ओली। ये दोनों मिल जाते हैं और एक पार्टी बनाते हैं 2017 में, जिसका नाम होता है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी।
2018 के चुनाव में ये पार्टी को बहुमत मिलता है, एक अच्छा बहुमत मिलता है, लगभग 175 सीट, 273 के टोटल संख्या पे उन्हें 175 के करीब सीट वहां मिलती है और प्रधानमंत्री बनते हैं केपी शर्मा ओली। वहां पे उस वक्त वो ऑफर देते हैं प्रचंड को कि रोटेशन से प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार वो बनेंगे और 3 साल बाद ये प्रधानमंत्री प्रचंड बन जाएंगे, जिसे प्रचंड उस वक्त अस्वीकार कर देते हैं। वहां पे फिर तय ये होता है कि प्रधानमंत्री यूएमएल के बने हैं, सीपीएन यूएमएल के बने हैं और प्रेसिडेंट, इसीलिए आप देखिए कितनी तत्परता से जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अनुमोदन कर दिया उस प्रस्ताव का, संसद भंग करने के प्रस्ताव का, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो केपी शर्मा ओली की ही पार्टी या उनके गुट की हैं। तो ये तय होता है कि राष्ट्रपति उनका गुट का बनेगा, लेकिन जो वहां के लोकसभा तो नहीं, वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोअर हाउस है, निचला सदन है, उसका स्पीकर की जो पोस्ट है, उसका जो पद है, वो प्रचंड के फैक्शन को जाता है, प्रचंड के गुट को जाता है और प्रचंड बनते हैं एनसीपी के लीडर या उसके आप कहिए चेयरमैन। तो इस तरह से दो पद दोनों गुटों को मिल जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर दोनों में मतभेद साफ दिखने लगते हैं और अपनी गिरती हुई राजनीतिक शक्ति या खोता हुआ राजनीतिक आधार को पाने के लिए अब वहां पे केपी शर्मा ओली धीरे धीरे भारतीय विरोधी वहां पे नीति को लागू करना शुरू करते हैं, जिससे वहां की जनता में एक राष्ट्रीयता की भाव जगे और उसका वो पूरा सपोर्ट उन्हें उनकी पार्टी या उनके गुट को मिले। हालत ये हो जाती है कि मई 2020 में, याद रखिए, जब हम लोग के यहाँ लॉकडाउन चल रहा था, तब वहां पे सरकार एक ऑफिशियल मैप, एक नक्शा, नेपाल का नक्शा अनुमोदित करती है, जिस नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य के 2-3 क्षेत्र, जिसमें काला पानी, लिपू लेक प्रमुखता हैं, वो 2-3 क्षेत्र वो नेपाल के नक्शे में दिखाते हैं, जिससे भारत और नेपाल के बीच का संबंध है वो काफ़ी खराब हो जाते हैं। धीरे धीरे नेपाल सरकार की जो करीबी है, जो वो निकट होते जाते हैं चीन के, और वहाँ पे मतभेद जो है प्रचंड और ओली में बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। माना जा रहा है कि प्रचंड को भारत का करीबी माना जा रहा है इस वक्त, और उन्हें ऐसा कहा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें भारत का सपोर्ट प्राप्त है, जिससे कि नेपाल जो चाइना की तरफ बढ़ रहा है वो वहाँ पे जाने से रुके और भारत के करीब आ जाए। यहाँ पे एक चीज़ मैं वापस से आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कितनी प्रगाढ़ मित्रता भारत और नेपाल में रही है। इसके 2 उदाहरण हैं। एक उदाहरण यह है कि भारत का जो सेनाध्यक्ष है उसको मानद उपाधि दी जाती है, ऑनरेरी वहां का, वो नेपाल की सेना का भी सेनाध्यक्ष की उपाधि उसे दी जाती है, उसे मानद उपाधि दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। और वही बात नेपाल के सेनाध्यक्ष की है। जो नेपाल का सेनाध्यक्ष है उसे भी भारतीय सेना का अध्यक्ष मानद रूप में माना जाता है। और इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी, तब जब भारत के तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा नेपाल जाते हैं और तब उन्हें पहली बार नेपाल की सेना का मानद जो सेनाध्यक्ष है उसकी उपाधि दी जाती है। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है और ये दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंध को उजागर करती है। उसी के साथ साथ एक चीज आपको और भी यहाँ पे याद रखना होगा कि जो भारत की गोरखा रेजिमेंट है वो, उसमें प्रमुखता जो सैनिक हैं वो गोरखा होते हैं। और गोरखा कौन है? जो नेपाली मूल के निवासी हैं। तो गोरखा रेजिमेंट आज भी उसमें नेपाल के व्यक्ति आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें पूरी पेंशन सब कुछ उन्हें वैसा ही मिलता है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कितने प्रगाढ़ संबंध रहे हैं भारत और नेपाल के। लेकिन इस बीच केपी शर्मा ओली की जो सरकार है उसके कुछ नीति की वजह से इस संबंधों में खटास आई है और धीरे धीरे वो चाइना की तरफ साथ या उसके करीब होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो राजनीतिक उलटफेर या उथल पुथल जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, उसका एक कारण चाइना और भारत के बीच में जो ये जो टसल चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उसका वो भी एक कहीं ना कहीं कारण माना जा रहा है। तो अभी की देखिए स्थिति यह है, अभी की स्थिति है कि 23 फरवरी 2021 के निर्णय के बाद संसद वहां पे बहाल कर दी गई है और आने वाले दिनों में केपी शर्मा ओली को वहां पे बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उन्हें यह भी डर है कि कहीं उनकी ही पार्टी जो है वो उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित ना कर दे और कहीं उन्हें अपनी पार्टी छोड़ के नई पार्टी भी ना बनानी पड़े। तो ये हो गया नेपाल में पिछले दिनों घटित हुई कुछ घटनाओं का विवरण। तो चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।